देखिए, कभी कभी ना एक बड़ी बिजनेस डील सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं होती। नहीं, वो देशों के बीच एक बड़ी कानूनी जंग छेड़ देती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक एक बहुत बड़ी रकम से। कितनी? लगभग 1.9 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये वो पैसा था जो इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल को फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर मिला था। और बस यहीं से खड़ा होता है इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल कि भाई, इस जबरदस्त मुनाफे पर टैक्स वसूलने का हक आखिर है किसका? भारत का, जहां से ये सारी वैल्यू बनी, या फिर मॉरिशस का, जहां ये इन्वेस्टमेंट फंड कागजों पर रजिस्टर्ड है? तो चलिए देखते हैं कि इस अरबों डॉलर के सवाल के बीच में आखिर खिलाड़ी कौन कौन है। मतलब इस पूरे फाइनेंशियल ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। देखिए, इस कहानी में ना 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल, जो मॉरिशस में बेस्ड है। फिर है भारत का टैक्स डिपार्टमेंट, जो कहता है टैक्स तो हम लेंगे। अब दांव पर क्या लगा है? फ्लिपकार्ट के शेयर्स। ये कंपनी सिंगापुर की है, लेकिन इसकी सारी की सारी वैल्यू तो भारत से ही आती है ना? और इन शेयर्स को खरीद कौन रहा है? वॉलमार्ट की एक कंपनी जो लग्जमबर्ग में है। देख रहे हैं कितना इंटरनेशनल मामला है ये। अब इस पूरे झगड़े की जड़ को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। एक एक कानूनी व्यवस्था, और वो है भारत और मॉरिशस के बीच हुई टैक्स ट्रीटी। इसे कहते हैं डीटीए, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब ये होता क्या है? ये बस दो देशों के बीच एक डील है, एक समझौता, कि भाई किसी कंपनी को एक ही कमाई पर दो बार टैक्स ना देना पड़े। और यही एग्रीमेंट तय करता है कि आखिर टैक्स लेने का हक किस देश का होगा। यहाँ पर हमें 2 बहुत ही जरूरी टैक्स के सिद्धांत समझने होंगे। पहला, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, मतलब टैक्स वहां लगेगा जहां से पैसा बन रहा है। इस केस में कहां से? भारत से। सिंपल। दूसरा है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। इसमें टैक्स वहां लगता है जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब इस केस में मॉरिशस में। अब देखिए मजे की बात, दशकों तक भारत और मॉरिशस की ये जो संधि थी ना, वो रेजिडेंस बेस्ड थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉरिशस की कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा कमाती है, तो टैक्स सिर्फ मॉरिशस में लगेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मॉरिशस में कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स है ही नहीं, मतलब जीरो टैक्स, बिल्कुल जीरो। इसी वजह से तो ये भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक तरह का सुपर हाईवे बन गया था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, नियमों में बदलाव किया गया। देखिए, 1982 में ओरिजिनल ट्रीटी बनी थी, फिर 2016 में इसे बदला गया और सोर्स बेस्ड कर दिया गया। ये नए नियम लागू हुए 1 अप्रैल 2017 से। और ये पर बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा कि जो भी इन्वेस्टमेंट इस तारीख से पहले हो चुका है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसे कहते हैं ग्रैंडफादरिंग। मतलब उन पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर नए नियम लागू नहीं होंगे, उन्हें पुराने नियमों का ही फायदा मिलेगा। और टाइगर ग्लोबल का इन्वेस्टमेंट वो ठीक इसी कैटेगरी में आता था। तो अब आते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट पर। उनका क्या कहना था? वो इस डील पर टैक्स क्यों मांग रहे थे, जबकि नियम तो पुराने वाले लागू होने थे? ये एक लाइन जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के फैसले से है, टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा केस समझा देती है। उन्होंने कहा, कंपनियों का हेड एंड ब्रेन मॉरिशस में नहीं था, उनका नियंत्रण और प्रबंधन मॉरिशस के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। मतलब साफ है, उनका कहना था कि असली कंट्रोल तो कहीं और से हो रहा था। और इस प्रैक्टिस को एक खास नाम दिया गया है, ट्रीटी शॉपिंग। इसका मतलब बस ये है कि आप किसी देश में कंपनी सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं ताकि वहां के टैक्स संधियों का फायदा उठा सकें, जबकि आपका असली काम धंधा वहां है ही नहीं। और भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट का यही तो मेन आरोप था। तो टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क सीधा और साफ था। उनका कहना था कि मॉरिशस वाली ये कंपनियां तो बस एक दिखावा हैं, सी-थ्रो कंपनियां। असल में वहां कोई बिजनेस है ही नहीं। असली बॉस जो सारे फैसले ले रहे हैं, वो तो अमेरिका में बैठे हैं। तो ये पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए खड़ा किया गया था। अच्छा, तो ये तो हुई टैक्स डिपार्टमेंट की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना होगा। आइए सुनते हैं कि टाइगर ग्लोबल ने अपने बचाव में क्या कहा। उनका तर्क पूरी तरह से कानूनी दस्तावेजों पर टिका था। टाइगर ग्लोबल ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का सामने रखा, और वो था एक दस्तावेज, टीआरसी यानी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अब ये कोई मामूली कागज नहीं था, इसे खुद मॉरिशस की सरकार ने जारी किया था, जो ये सर्टिफाई करता था कि हाँ, टाइगर ग्लोबल हमारा कानूनी रेजिडेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टीआरसी की अहमियत को हाईकोर्ट ने भी माना।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये सर्टिफिकेट अलंघनीय है, मतलब इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक मजबूत सबूत है कि कंपनी वहां के रेजिडेंट है। तो टाइगर ग्लोबल ने अपना केस मजबूत करने के लिए और भी दलीलें दी। उन्होंने कहा, देखिए, हम मॉरिशस में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास वहाँ का ग्लोबल बिजनेस लाइसेंस है, हमारा बोर्ड है, हमारा ऑफिस है, हमारे कर्मचारी भी वहीं हैं। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बात दोहराई कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ से ये केस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये मामला अलग अलग अदालतों में गया तो फैसले एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे आए। तो ये कानूनी जंग चली कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स की मांग की। स्टेप 2, मामला गया AR के पास और फैसला आया टैक्स डिपार्टमेंट के हक में। स्टेप 3, टाइगर ग्लोबल इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गया और वहां बाजी पलट गई। हाई कोर्ट ने इन्वेस्टर के पक्ष में फैसला दिया। और अब स्टेप 4, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है, जहां अंतिम फैसला आना भी बाकी है। तो चलिए 1 मिनट के लिए इस एक केस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर कितना बड़ा है, मतलब ग्लोबल बिजनेस और टैक्स की दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, ये मामला सिर्फ टाइगर ग्लोबल के टैक्स बिल का नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये असल में ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहे एक बुनियादी टकराव, एक टेंशन के बारे में है। और ये टकराव है क्या? ये 2 जरूरी चीजों के बीच का संघर्ष है। एक तरफ है विदेशी निवेश को अपनी ओर खींचने की जरूरत, जिसके लिए एक भरोसेमंद और स्थिर माहौल बनाना पड़ता है। और दूसरी तरफ है किसी भी देश का अपना हक, अपनी जमीन पर हो रही कमाई पर टैक्स वसूलने का संप्रभु अधिकार। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये संतुलन बनेगा कहाँ? क्या इन्वेस्टर्स के लिए नियमों का स्थिर रहना ज्यादा जरूरी है, या फिर किसी भी देश का अपनी कमाई पर टैक्स लगाने का अधिकार सर्वोपरि है? इस एक केस का जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और टैक्स के भविष्य की दिशा तय करेगा।